दोस्तों नमस्कार। जो खुला खेल बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की ताकत या कहें बहुमत के साथ इस देश के भीतर करते रहे, अब उस पर ब्रेक लग गई है। क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार जब शपथ लेंगे तो अपनी उस पूरी किताब को उन्हें बदलना पड़ जाएगा जिसके आश्रय उन्होंने सोचा था कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। यही सपना तो दिखाया गया। उसी सपने के इर्द गिर्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र भी था, लेकिन उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे के जो भी पन्ने थे, क्या अब उन सब पन्नों को फाड़ना पड़ेगा? क्योंकि कॉरपोरेट की लूट का नजारा कोई छुपा हुआ नहीं है। रईसों को कर्ज देकर और उन्हें छूट देने की स्थिति कोई छुपी हुई नहीं है। इस देश के भीतर में बड़ी मोटी लकीर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भी खींची गई और कॉमन सिविल कोड का जिक्र करके भी यह बताया गया कि दरअसल हम चाहते क्या हैं। राजनीतिक तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं, बल्कि जो विवादित स्थल हैं जहां पर मंदिर होने चाहिए या जहां पर मंदिर नहीं है, उसको खुलेआम वहां पर कानून की शक्ल में एक नए संविधान संशोधन की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती रही। लेकिन क्या अब उस पर भी ब्रेक लग जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी जब कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो सहमति बनी थी कि 3 मुद्दों पर आपको कुछ नहीं कहना है, और वो 3 मुद्दे संयोग से इस दौर में 2 मुद्दे पूरे हो गए, एक मुद्दा बचा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूरा हो गया, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, और उसके बाद कॉमन सिविल कोड था। और अटल बिहारी वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री रहे इन 3 मुद्दों को उन्होंने छुआ ही नहीं। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति शायद इतनी नाजुक है कि 272 के जादुई आंकड़े तक ना पहुंच पाने की परिस्थिति ने सिर्फ पुरानी किताब के तमाम चैप्टर्स को बदलने की बात शुरू ही नहीं की है, बल्कि जिस तरीके का रिजल्ट निकल कर आया उसने एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजा दी है। और यह खतरे की घंटी इतनी खतरनाक है कि अब आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि आंकड़े उसके खिलाफ हैं। वो महाराष्ट्र के भीतर हो, वो हरियाणा के भीतर हो, वो झारखंड के भीतर हो, जहां पर 2024 यानी इसी बरस साल बीतने से पहले चुनाव होने हैं। और उसके बाद अगला सवाल 2025 में सबसे बड़ा सवाल बिहार का आएगा। और इस कड़ी में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर जो एक मोटी जमीन जिस आश्रय योगी आदित्यनाथ ने बनाई खड़ी की, और जिस आश्रय संघ परिवार इस देश के भीतर डमरू बजाते चला गया कि देखिए उत्तर प्रदेश तो हमारी नई प्रयोगशाला है, और उस पर अयोध्या और वहां राम मंदिर। लेकिन यह कहां किसे पता था कि अयोध्या जिस लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है वहां भी बीजेपी हार जाएगी। और राजनीतिक तौर पर जो शोर इस देश के भीतर में धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार किया गया, उसके पीछे भक्ति रस थी, हिंदुत्व का जिक्र था, या फिर उन सब के पीछे इस देश के भीतर में मंदिरों को भी पर्यटन से जोड़ना और वहां पर गुजरात के बड़े बड़े बिल्डरों को पहुंचाना और उसकी एक बिजनेस लकीर खींची गई। यानी बिजनेस मॉडल के तहत अयोध्या के भीतर काम हो रहा है, जमीनें बिक रही हैं, मुआवजा किसी को मिल नहीं पा रहा है, बड़ी तादाद में घर तोड़े गए, वहां पर लोगों का आक्रोश। और इन परिस्थितियों के भीतर बनारस के भीतर भी कुछ ऐसे ही सवाल। ऐसे में 3 ऐसे सवाल निकल कर आए हैं जिसकी कल्पना कभी भी बीजेपी ने की नहीं होगी। पहला सवाल तो यही है कि जिस हिंदुत्व के कांधे पर बीजेपी सवार होकर लगातार यह कहती रही कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और उसी आश्रय इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द जिक्र करेंगे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र करते हुए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कह रहे हैं आरक्षण भी बरकरार रहेगा और जो हज पर जाएगा उसको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यानी जिस बातों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी उन्हीं बातों का जिक्र और उससे कहीं ज्यादा तीखे तरीके से चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू साथ ना हो तो फिर प्रधानमंत्री मोदी
9 तारीख को शपथ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक झटके में वह अल्पमत में आ जाएंगे। और उसके बाद की परिस्थिति को देखिए, नीतीश कुमार, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि इस देश के भीतर में जाति जनगणना होनी ही चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो गए? उन्होंने कहा था कॉमन सिविल कोड लागू करने की कतई जरूरत नहीं है, राज्यों की सहमति के बगैर तो बिल्कुल नहीं। तो क्या वो चैप्टर भी अब हटा दिया गया? और शायद इन्हीं परिस्थितियों के भीतर में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने पर नीतीश कुमार हमेशा खामोश रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोध किया, लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन का जो जिक्र था उसमें नीतीश कुमार तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नायडू कुछ भी स्पष्ट उन्होंने कभी नहीं कहा। और जब महिला आरक्षण का सवाल आया तो उसमें जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से हटकर एक लाइन ली और कहा कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, यानी जो दलित हैं, यानी शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो ओबीसी हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या इस पर अब बीजेपी का रुख नरम हो गया, या फिर शपथ लेने के बाद, सरकार संभालने के बाद वह पूरी किताब बंद करने वाली है, जिस आसरे वो बीते 10 बरस से सत्ता जिस अंदाज में चला रहे थे? मसला इतना ही नहीं है, मसला तो उसके आगे का है। क्योंकि इस दौर में जब सरकार चल रही थी तो उस वक्त पीएमओ ही सब कुछ देखता था। पीएमओ में बैठे हुए 700 नौकरशाह क्या काम करते थे? राज्य दर राज्य, मंत्रालय दर मंत्रालय, उनकी नजर रहती थी कि कहां से कौन सी नीति बनेगी, उस नीति को लागू कैसे किया जाएगा और उसके प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कैसे चस्पा होगी। और ध्यान दीजिए, किसी मंत्री की तस्वीर किसी बड़े निर्णय के साथ चस्पा होती नहीं थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो डिजिटल भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम ही क्यों ना हो। मंत्रालय का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। यहां तक कि नितिन गडकरी जब सड़क बनाते थे तो उसके विमोचन या उसकी शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री पहुंच जाते थे और वही सब कुछ करते थे। और ये वंदे भारत में तो इस देश ने बाखूबी देखा, मंत्री कहीं छुपा रहता था, गायब रहता था और उसकी मौजूदगी कहीं नजर आती नहीं थी। तो क्या ये सारी चीजें एक झटके में बदल जाएगी? एक कुर्सी की खातिर ये बदलना पड़ेगा? या जिस आसरे सरकार चलाई गई थी वो सब कुछ इसलिए बदलना पड़ रहा है क्योंकि एक साथ बीजेपी अब उन राज्यों में संकट में आ गई है जहां पर वो मानकर चलती थी कि उसे कोई डिगा नहीं सकता है। हमें लगता है कि एक एक करके हर पन्ने को आज खोलने की जरूरत है, लेकिन उन पन्नों को खोलें उससे पहले आज पहला तेवर कांग्रेस का नजर आ गया। जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त शेयर बाजार कुलांचे मारेगा, अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था जो एनडीटीवी को दिया था। एनडीटीवी अडानी ग्रुप खरीद चुका है और शेयर बाजार की तरफ जो धकेला गया, और जब एग्जिट पोल आया और उसके बाद उसी दिन तकरीबन 12 लाख या कहें 13 लाख करोड़ रुपए के वारे न्यारे मुनाफे के तौर पर निवेशकों को हुए, लेकिन अगले ही दिन 33 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यह परिस्थिति 48 घंटे के भीतर कैसे आ गई और इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री और खुद गृह मंत्री शामिल थे? क्योंकि उन्हें पता था यह स्थिति होगी और वो तो जिक्र कर रहे थे। और इन्हीं बातों को लेकर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने कहा यह नहीं चलेगा। अब तो जेपीसी की मांग उन्होंने कर डाली, संसद बैठेगी, और कह दिया अब हम उतने कमजोर संसद के भीतर भी नहीं है। और हर कोई जानता है कि संसद के भीतर 100 सांसदों की तादाद विपक्ष की बढ़ चुकी है। तो राजनीतिक तौर पर क्या होगा संसद के भीतर या बाहर, यह सवाल नहीं है। सवाल है कि बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा अगर खुलने लगेगा तो क्या अब आने वाले वक्त में बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव जीत नहीं पाएगी, क्योंकि सारी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए किस तरीके से जेपीसी की मांग तब हुई है जब अभी प्रधानमंत्री ने शपथ ली नहीं है, और इस दौर में यह माना जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को
स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. हाँ जी रवि। मैसेज बहुत साफ है। राहुल गांधी ने आज संकेत दे दिए, संसद शुरू होगी तो अब ये 2014 और 2019 वाली सरकार कतई नहीं होगी, क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रास्तों को चुना। एक तरफ हिंदुत्व का ढोल वो लगातार पीटते चले गए, जो कि इस चुनाव में मात खा गया, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट के आश्रय उन्होंने भारत को चकाचौंध बनाने की जो सोच रखी, उसमें 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ किए गए, वह सवाल बड़ा होता चला गया। यानी इस दौर में जो मंत्रालय, चाहे वो टीडीपी को मिले, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड को मिले, या फिर गठबंधन के किसी भी साथी को मिले, वहां पर भी यह सवाल उठेगा कि उस मंत्रालय को पीएमओ चलाएगा या फिर जिन्हें ये मंत्रालय सौंपे गए हैं जिस पार्टी को, वो चलाएंगे। और उस दायरे में कमोवेश हर मंत्रालय के भीतर जितनी लकीरें खिंची हुई है, और इस दौर में सीएजी ने कोई रिपोर्ट किसी भी मंत्रालय को लेकर खुलकर नहीं दी। रिपोर्ट दी तो सड़क परिवहन मंत्रालय को लेकर दी, क्योंकि वो नितिन गडकरी संभाले हुए थे। अब सोचिए कि जब 36 का आंकड़ा उनके बीच था सरकार को लेकर, तो उस मंत्रालय की सीएजी रिपोर्ट आती है तो बाकी मंत्रालयों का क्या कुछ होगा। तो क्या गद्दी की खातिर ऐसी परिस्थितियों से भी 2-2 हाथ करने को सरकार तैयार है? क्योंकि सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो उस एजेंडे के तहत भी है जहां पर यह माना जा रहा था कि सरकार तीसरी बार आएगी तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके आश्रय काशी और मथुरा देखा जा रहा था, वह भी अनुकूल कर लेंगे। यह भी माना गया था कि सेना को हम जैसा चाहते हैं अग्निवीर के जरिए वैसा बनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने आज ही उस पर उंगली उठा दी कि इसकी समीक्षा आपको करनी होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का पूरा फार्मूला डगमगाएगा, और ऐसे में अब जो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी 2024 के चुनाव से पहले, वो धराशायी क्यों हो चला है, यह समझने के लिए सिर्फ इस बात पर ध्यान रखिए कि इसी बरस जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, तीनों जगहों पर बीजेपी को इस तरीके से सेंध लगी है या इस तरीके से उसकी राजनीतिक जमीन खिसकी है जिसकी कल्पना उसने की ही नहीं होगी। हेमंत सोरेन जेल में है और आदिवासी इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीत जाती है 1-2 नहीं 5 सीट। सिंहभूम की सीट, दुमका की सीट, राजमहल की सीट, लोहरदग्गा की सीट, खूंटी की सीट जो अर्जुन मुंडा वहां से पिछली बार जीते थे और इस दौर में किसानों से संवाद कर रहे थे, वह भी चुनाव हार गए। यानी झारखंड के भीतर आदिवासी बहुल इलाके और वहां पर वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, और वहां पर चुनाव 3 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, क्या होगा। और इसके बाद दिल्ली से सटे हुए जब आप हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा के भीतर भी एक सवाल है कि वहां पर आधी सीटें इस बार कांग्रेस ने जीत ली। सिरसा की सीट, रोहतक की सीट, सोनीपत की सीट, हिसार की सीट, अंबाला की सीट, और इसके साथ यह भी देखिए कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है और जो कुरुक्षेत्र की सीट है जहां से नवीन जिंदल जीते, वो सिर्फ 29,000 से जीते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सिर्फ 41,000 से जीती गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सिर्फ 75,000 वोट से जीती है बीजेपी ने, और उसके बाद उनका गुस्सा फूट गया जो बीजेपी के सांसद हैं कि बीजेपी मदद ही नहीं कर रही थी। स्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि अब यह सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं बीजेपी का अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर को बना दिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा की उम्र पूरी हो चली है और जेपी नड्डा जब अपने राज्य हिमाचल में नहीं जीत पाए थे, उस समय भी यह सवाल उठा था कि लोकसभा चुनाव तक उन्हें क्यों खींचेंगे।
लेकिन उस वक्त भी संघ को दरकिनार कर दिया गया। इस वक्त भी अभी बीजेपी को अपने अनुकूल करने और चलाने के लिए माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह ये मानकर चल रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर अगर मनोहर लाल खट्टर को बैठा दिया जाए तो अपने अनुकूल परिस्थितियों को ढाला जा सकता है। लेकिन फिर सवाल महाराष्ट्र का आएगा। महाराष्ट्र के भीतर की परिस्थितियों ने बता दिया कि शिवसेना को तोड़िए चाहे एनसीपी को तोड़िए, लेकिन पहली बार वोट का परसेंटेज जो था वह भी उसको ओवरटेक कर गया। ओवरटेक करने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों के वोट परसेंटेज 42.73% यानी 43% से कुछ कम है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये तीनों 43.91% हैं, यानी 1.5% से ज्यादा के वोट इनके पास हैं। और इस चुनाव में यह नजर आ गया, जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि सिर्फ 2% वोट अगर विधानसभा में भर गए तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का। और इस बार भी बीजेपी ने क्या वहां पर जीता, वह तो अपने तौर पर खिसकते खिसकते सिंगल डिजिट में आ गई, 9 सीट ही जीत पाई। यह मैसेज महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा हो गया कि वहां पर फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा या उनसे दिलवा दिया गया कि किसी भी तरीके से अब पैचअप करना होगा। वो दिल्ली पहुंच गए। और महाराष्ट्र के बाद की जो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में की थी, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए। ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जानकारी आई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो चौधरी साहब हैं, भूपेंद्र चौधरी, वह भी पहुंच गए हैं। धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, वह भी पहुंच गए हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर चिंतन, हरियाणा को लेकर चिंतन और उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति कैसे साधनी है इसको लेकर चिंतन, झारखंड के भीतर के मुश्किल हालातों को लेकर चिंतन और राज्य दर राज्य जो चुनाव होंगे उसमें अगर जमीन खिसकती चली गई तो क्या सिर्फ एक पद दिल्ली का चाहिए था, इसीलिए यह पूरा खेल रचा गया। यानी राजनीतिक तौर पर अगर आप परखिए तो इससे पहले भारत की राजनीति में बीते 10 बरस में फेडरल स्ट्रक्चर गायब था और दिल्ली में बैठी हुई मोदी सत्ता अपने तौर पर किसी भी राज्य को किसी भी तरीके से हांकने की स्थिति में थी। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान एक झटके में मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए और जिन्हें लाया गया कोई जानता नहीं था। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक झटके में दरकिनार हो गई, जिन्हें लाया गया कोई जानता नहीं था। यानी राजनीतिक खेल सिर्फ एनडीए के गठबंधन के साथियों के साथ नहीं, बीजेपी के भीतर भी यह खेल बड़ा होने लगा। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने एक झटका दे दिया। यह बड़ा झटका उस हिंदुत्व को लेकर था जिसके आसरे बीजेपी चलती रही और खुद प्रधानमंत्री मोदी यह मानते रहे कि अयोध्या में राम मंदिर 500 बरस के बाद का जिक्र, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाया कि दरअसल लोगों की जिंदगी अब जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उन परिस्थितियों पर अगर मलहम नहीं लगाइएगा और अपने भक्ति को दिखलाकर और राजनीतिक तौर पर सियासत साधने की दिशा में कदम बढ़ाकर अगर उस पर आप नमक छिड़किएगा तो जीत आपको नहीं मिलेगी। यही हुआ फैजाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते, यानी 75,000 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो एक झटके में अजय राय भारत की राजनीति में दूसरे राजनारायण हो जाते। प्रधानमंत्री मोदी जीत नहीं पाते। उन्होंने दूसरा काशी दक्षिण में खोजा, रामानाथपुरम में, वहां भी स्थिति नाजुक हो गई। जो राष्ट्रवाद की भूमिका और धर्म के आश्रय परिस्थितियों को उन्होंने तमिलनाडु में आगे बढ़ाना शुरू किया, उसकी पूरी की पूरी पोल खुलती चली गई, राजनीतिक तौर पर स्थितियां नाजुक हो गई। यानी एक साथ 2024 के चुनाव में जो पूरी व्यू रचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके कद, उनके प्रचार और उनके गवर्नेंस के तौर तरीके को लेकर ताना बाना बुना गया, उसकी पूरी हवा अगर जनता ने निकाल दी तो सवाल है वो यहां रुकेगी नहीं। अब तो राज्यों के चुनाव में भी कुछ ऐसे असर होंगे कि बीजेपी के भीतर से खुद ही सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो ये सवाल ना उठे इसकी व्यवस्था में अब दिल्ली लग गई है। क्योंकि कल्पना कीजिए कि 303 सीट जो जीती थी बीजेपी ने 2019 में, उसमें 93 सीट्स पर इस बार हार मिली है, यानी सिर्फ 210 सीटों पर जीत मिली है। और बाकी की जो 33 सीटें थी वह इस दौर में नई सीटें शामिल हुई जिसमें जीत मिली। उसमें तकरीबन
33 सीटें नहीं आकर शामिल हो गई। लेकिन उसके साथ भी बड़ा सवाल है कि जो एनडीए गठबंधन रहा, जहां जहां रहा, वहां वहां वोटिंग परसेंटेज ने बचा लिया बीजेपी को। बीजेपी जहां अपने बूते थी, जैसे उत्तर प्रदेश में, उसका वोट परसेंटेज नीचे हो गया। अगर आप उत्तर प्रदेश को भी समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि बीजेपी 33 सीट जीती है और उसका परसेंटेज 41% पर आ जाता है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ती है तो वो 43% हो जाती है। बीजेपी के साथ खड़े तमाम राजनीतिक दल, उसमें अपना दल को भी जोड़ लीजिए, उसमें आरएलडी को भी जोड़ लीजिए, यह भी सब मिलकर 43% तक पहुंच नहीं पाते हैं। स्थिति इतनी नाजुक है। तो क्या राजनीतिक तौर पर गद्दी बचाने की खातिर 10 बरस की सत्ता और उसके बाद 5 बरस और उस सत्ता को संभालने के जुनून ने इस दौर में बीजेपी को राजनीतिक मुश्किल हालात में लाकर ढकेल दिया है? और अब संसद के भीतर जो होगा, या अलग अलग मंत्रालय जो अलग अलग राजनीतिक दलों को जो साथ खड़े हैं, जिसमें एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, इनके पास जो मंत्रालय आएंगे तो इन मंत्रालयों को लेकर पीएमओ में बैठे हुए वाकई 700 अधिकारी क्या करेंगे? और अगर उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी तो फिर वो मंत्रालय क्यों लेंगे और एक झटके में स्थिति नाजुक हो जाएगी? क्या ये स्थिति नहीं आएगी? इन सवालों के जवाब के पीछे एक चीज और समझनी चाहिए। पूरे परिदृश्य से वह तमाम नेता आपको गायब दिखाई देंगे, और यह सवाल बड़ा हो गया है कि आपने जिन्हें टिकट दिया उनको टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो जीते या हारे लेकिन आपके प्रति वो प्रतिबद्ध रहे, यानी मुश्किल हालात में भी वो आप ही के साथ खड़े रहे क्योंकि आप ही ने उन्हें टिकट दिया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, शिवराज सिंह चौहान चाहे 8 साढ़े 8 लाख वोट से जीते हों, इस राजनीतिक परिदृश्य में वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। नितिन गडकरी, विदर्भ के भीतर 2 ही सीट मिली है पूरे विदर्भ में। बीजेपी को एक अकोला की सीट मिली और दूसरी नागपुर की सीट मिली, लेकिन नितिन गडकरी आपको बीते 72 घंटों से नजर नहीं आ रहे होंगे। नागपुर में जरूर नजर आए होंगे, जब जीत गए तो अपने वोटर्स का धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन नजर नहीं आ रहे होंगे। वसुंधरा राजे कहां गायब हो गई? किसी ने सोचा इस दौर में जो कद्दावर नेता थे वो कैसे गायब होते चले गए? अब सवाल यह हो चला है, क्या सरकार दिल्ली की बचाई जाए या राज्यों की बचाई जाए? और राज्यों की बचानी होगी सरकार तो फिर दिल्ली कैसे काम करे, और दिल्ली की सरकार बचानी होगी तो राज्यों को अपने तौर पर उस दिशा में देखा ही ना जाए, सिर्फ दिल्ली बची रह जाए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि एक एक राज्य के भीतर की राजनीति अलग अलग छत्रपों के आश्रय चल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव हैं, लेकिन अपने तौर पर इन दोनों जगहों पर बीजेपी है, और बीजेपी ही एक बड़ी पार्टी के तौर पर हर छत्रप के सामने इस दौर में आकर खड़ी है, और उन छत्रपों के साथ इस वक्त इंडिया गठबंधन कांग्रेस बनाई हुई है। यानी राजनीतिक तौर पर क्या क्या कुछ गंवाना है, और ऐसे में जो नए नए ताजे ताजे चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर बना दिए गए और जातीय समीकरण के हिसाब से बैठा दिया गया कि आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, चले जाइए। अच्छा, आप यादव हैं, आप मध्य प्रदेश संभालिए। अच्छा, ब्राह्मण हैं, आप राजस्थान संभालिए। राजनीतिक तौर पर कौन सा अनुभव किस रूप में काम करता है ये नहीं चल रहा था, तो इसका एक ही मतलब था कि दिल्ली की सत्ता को यह गुमान था कि दरअसल उसके बूते ही हर जीत मिलती चली जाएगी। लेकिन परिस्थितियां कैसे नाजुक हुई, और एक झटके में जो पूरा का पूरा अहंकार ध्वस्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वक्त में बीजेपी को राजनीतिक कमजोरी नहीं दे रहा है, आरएसएस को हाशिए पर ले जाकर पटक नहीं चुका है, बल्कि पहली बार भारत की राजनीति में सरकार तीसरी बार बन रही है। जो प्रस्ताव एनडीए में पास कराया गया और उसमें लिखा गया कि 60 बरस के बाद पहली बार कोई सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है, और उस पर चंद्रबाबू नायडू ने उस बहुमत के साथ हस्ताक्षर कर दिए, नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इस तीसरी बार के क्रम में जो बीजेपी अंदर से खोखली हो गई, राजनीतिक तौर पर उसकी अपनी जमीन बची नहीं, क्योंकि 10 बरस में कोई नेता पनपा ही नहीं, कोई मुद्दा उठा ही नहीं, और जो भी मुद्दे उठते थे या जो भी
इशू इस दौर में राजनीतिक तौर पर किसी राज्य को प्रभावित कर सकते थे, उसका सामना सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहे थे और वो नाम था नरेंद्र मोदी का। तो देखते हैं, शपथ भी होगी, सरकार भी चलनी शुरू होगी, लेकिन एक नई किताब उसके हाथ में होगी। उस किताब में वो तमाम मुद्दे, आधे दर्जन से ज्यादा मुद्दे गायब होंगे या ठंडे बस्ते में होंगे, जिनके आसरे भविष्य की राजनीति साधने की दिशा में मोदी सरकार सोच रही थी। लेकिन यहां पर एक आखिरी पेच है। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही सरकार चलाएंगे, या वो शपथ लेने के बाद पहला काम उनका यही होगा कि किसी भी हालत में 3 से 6 महीने में यह जो 240 का आंकड़ा है, इसको 272 तक अपने बूते पहुंचा दीजिए। यानी वही सीबीआई, वही ईडी, वही आईटी, वही होम मिनिस्ट्री, उसी तरीके से कामकाज होगा या चीजें बदलेंगी? और अगर नहीं बदलती है और इसके बाद अगर कोई गठबंधन का साथी समर्थन वापस लेता है, तो फिर पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जिस प्रोटोकॉल और जिस संवैधानिक कानून के तहत सत्ता को चलाना है, उसको नए तरीके से अपने अनुकूल परिभाषित करने के लिए इस देश के संस्थान और इस देश का मीडिया काम करने लगेगा। क्या यह भी सच है? और तैयारी क्या इसी बात को लेकर हो रही है? क्योंकि लाल दीवारों के भीतर से खबरें तो यह भी आ रही है, बहुत वक्त नहीं है, शपथ लेने के बाद बहुत कम वक्त है और किसी भी हालत में हमको बहुमत तक पहुंच जाना है। यह परिस्थिति डरा सकती है, लेकिन इस परिस्थिति के समानांतर दूसरा सवाल यह है कि आखिर यह खेल भारत की राजनीति में मनमाफिक तरीके से इस बार खेला जा सकता है या नहीं खेला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।